हेलो फ्रेंड्स, आज आईपीसी सीरीज का 7वां लेक्चर है। आज भी सेक्शन 21 को पढ़ेंगे और आज ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरे आपके सेक्शन शुरू होंगे, जैसे रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस इत्यादि। जो सीरियल वाइज जो सेक्शन चलेंगे वो सामने आते जाएंगे। आज सेक्शन 21 में अभी तक आप और हमने 10 तरह के डिस्क्रिप्शन पढ़े। मतलब लोक सेवकों की जो परिभाषा धारा 21 में दी गई है उसके 10 डिस्क्रिप्शन, 10 कैटेगरीज आप और हमने देखी थी। आज 11वीं पढ़ेंगे और 12वीं, और उसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, उनको देखेंगे। मैं आपको 11वें से स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन 11 क्या कहता है? एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्ट्रोल रोल। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानूनी रूप से ऐसा पद धारण करता है जो उसको यह शक्ति प्रदान करता है कि वह मतदाता सूची तैयार करे, उसका प्रकाशन करे, उसको मेंटेन करे और उसको रिवाइज़ करे। ये रिवाइज़ करने का मतलब ये होता है कि किसी भी सूची का अवलोकन करके उसमें रिलेवेंट पार्ट को रखना, या उसमें कुछ नया एडिशन करना है तो उसको करना। रिवाइज़ का मतलब टोटल मिला करके पूरी लिस्ट का अवलोकन करना होता है। दरअसल क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर 5 साल में इलेक्शन होता है। आज लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ, अब 5 साल के बाद होगा। इस दौरान जो नए वोटर्स 18 साल के हुए हैं, क्योंकि भारतीय गणतंत्र में 18 साल का नागरिक वोट देने का अधिकार रखता है, ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाएगा। मान लीजिए पिछले चुनाव के समय उनकी उम्र 16 वर्ष थी, लेकिन अब अगला चुनाव जो आया है इस समय वो 18 के हो गए हैं या 18 साल से ज़्यादा के हो गए हैं। तो ऐसे नागरिकों का नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ा जाता है, और ऐसे नागरिक जो दुनिया में नहीं रहे हैं या जिनका पता नहीं है उनके नाम को हटाया जाता है। ये प्रक्रिया रिवाइज़ करके की जाती है। इस प्रक्रिया का नाम रिवाइज़ करना होता है। तो ये डेफिनेशन कहती है, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct election or any part of election। यानी ऐसा व्यक्ति ही कानूनी अधिकारी लोक सेवक माना जाएगा जो कि ऐसे पद को धारण करता है जिससे उसको यह विधिक अधिकार मिल जाता है कि वह मतदाता सूची को तैयार करे, उसको मेंटेन करे, उसका प्रकाशन करे और चुनाव का संचालन करे या चुनाव के किसी भाग का संचालन करे। ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक माना जाएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन नंबर 12 में यह बताया गया है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति जो इस कैटेगरी में आता है उसे भी लोक सेवक माना गया है। इन द सर्विस और पे, इस पे 2 क्लास है, ए और बी। ए क्लास ये कहता है इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेन्यूमरेटेड बाय फीस और कम्युनिकेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। मतलब इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है सरकार की सेवा में या सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला या सरकार के लिए कोई भी ऐसी कर्तव्य का निर्वहन करता है जिसमें कि उसको फीस या उसको कमीशन मिलता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर है या कोई भी कमीशन पे कार्य करने वाला व्यक्ति है जो सरकार के लिए काम करता है और सरकार को जो भी उससे फ़ायदा होता है उससे उसको कमीशन मिलता है, उसको भी लोक सेवक माना जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लिखा है कि रेन्यूमरेटेड बाय फीस, मतलब ये है जिसको पारिश्रमिक के रूप में शुल्क दिया जाता है। जैसे शासकीय अधिवक्ता जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करते हैं, इनकी समय समय पे पैनल बनाई जाती है, ऐसे व्यक्ति भी लोक सेवक माने गए हैं। मतलब एक शासकीय अधिवक्ता जो शासन की ओर से पैरवी करता है और पारिश्रमिक लेता है या वेतन लेता है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। ऐसा इसका इस डेफिनेशन ने बताया है। इसी तरीके से आगे बताया है इसके क्लास बी में या इसके दूसरे खंड बी में, इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट, इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, ए कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार के अंतर्गत बनाई गई किसी कॉरपोरेशन या निगम या किसी लोकल अथॉरिटी यानी स्थानीय प्राधिकारी, जैसा नगर निगम, आपका कॉरपोरेशंस आते हैं जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ स्टेट इत्यादि, जो भी सरकार के निगम हैं वो सरकार के लिए व्यावसायिक कार्य करते हैं। और ऐसे इस्टेब्लिश जो किए गए हैं कॉरपोरेशन सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, लोकल अथॉरिटी या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी सेवा में है या उनसे वेतन प्राप्त करते हैं, वो भी लोक सेवक माने जाएंगे। इसके अलावा आगे बताया है
प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी पहले प्रांत हुआ करते थे 1860 में जब ये आईपीसी बना और अंग्रेज़ों ने जब अपनी सत्ता स्थापित की तो स्टेट अलग अलग नहीं थी। कहीं मध्य भारत था, कोई उसको फलाना जैसे वेस्ट बंगाल प्रांत बोल दिया, ऐसा कई स्टेट को मिलाकर या छोटे छोटे उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए पूरे देश में कई प्रांतों को स्थापित किया था। प्रांत का मतलब उनके हिसाब से बनाए गए राज्य, अंग्रेज़ों के हिसाब से बनाए गए राज्य उस समय था, या उस समय की सरकार के द्वारा निर्धारित की गई राज्य सीमा, या प्रोविंशियल या सेंट्रल, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट, या कोई कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 617 के अंतर्गत परिभाषित व्यक्ति है, वो किसी प्रोविंशियल प्रांत, राज्य या सरकार की कंपनी के लिए अपने से को सेवाएं देता है या सरकार से वेतन प्राप्त करता है या सरकार की नौकरी में है, वो व्यक्ति भी लोक सेवक माने जाएंगे। ये इसमें बताया गया है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये सेक्शन 21 में 12 तरह के डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं। इसके बाद इसमें 3 एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं, जिसमें पहला एक्सप्लेनेशन ये है, एनी पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबोव डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट आर नॉट। इसके 12 डिस्क्रिप्शन में लोक सेवक की परिभाषा देने के बाद आईपीसी में 3 एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं, जिसका पहली एक्सप्लेनेशन ये कहता है, पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबो डिस्क्रिप्शन, यानी ऊपर जो 12 से लगा के 1 और ऊपर से गिनेंगे तो 1 से लगा के 12 तक जो डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं, उनके अंतर्गत आने वाले लोक सेवक को लोक सेवक माना जाएगा, चाहे उनकी नियुक्ति शासन के द्वारा की गई हो अथवा नहीं की गई हो। अब सबके दिल में एक सवाल आएगा, सबके दिमाग में सवाल आएगा कि जब शासन ने नियुक्ति नहीं की तो लोक सेवक कैसा हुआ। ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि वेदर दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट। तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक के द्वारा चुन के आते हैं, जैसे विधायक, सांसद, ये शासन नियुक्त नहीं करती है, ये चुनाव जीत कर आते हैं तब ये लोक सेवक बनते हैं। आज की तारीख में नगर निगम का कारपोरेट पार्षद, वो भी लोक सेवक की कैटेगरी में आता है, मुख्यमंत्री भी लोक सेवक है, मिनिस्टर भी लोक सेवक है, विधायक भी लोक सेवक है, लेकिन इनकी नियुक्ति सरकार ने नहीं की, ये आम पब्लिक में से चुनाव चुन के आते हैं, इसलिए उनको भी लोक सेवक माना गया है। इसका यहाँ तक ये एक्सप्लेनेशन एक को बहुत समझने वाली बात है कि दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, द सिंपली मीनिंग ऑफ इट, दे आर सच टाइप ऑफ पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन प्रोसेस, ये इसका मतलब है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि वेन एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑकर, दे शेल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ इन एक्चुअल पोजिशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जहाँ कहीं भी पब्लिक सर्वेंट शब्द आता है, यह माना जाएगा कि ऐसे लोक सेवक जो ऐसी स्थिति में हैं, जो वास्तव में उस लोक सेवक के पद को धारण करते हैं, लोक सेवक माने जाएंगे, और उनकी स्थिति वैसी होना चाहिए जिस स्थिति में उनको एक्चुअल लोक सेवक समझा जाए। आगे जो समझने वाली बात यह है, इसको फिर ध्यान दीजिएगा, वेन एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑकर, दे शेल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु आर इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, यानी ऐसे व्यक्ति सभी लोक सेवक माने जाएंगे जो वास्तविक स्थिति में लोक सेवक के पद को धारण करते हैं। वेन एवर लीगल डिफेक्ट देयर में बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन, यानी उनकी स्थिति जो लोक सेवक की है, उसकी नियुक्ति में यदि कोई कानूनी त्रुटि है तब भी उन्हें लोक सेवक माना जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन को फिर एक बार समझ लीजिए। ये डेफिनेशन कहती है कि लोक सेवक उनको माना जाएगा जहाँ कहीं भी लोक सेवक का शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो लोक सेवक जो वास्तव में उस पद को धारण करने की स्थिति को रखते हैं, उनको माना जाएगा। हो सकता है ऐसे लोक सेवक की नियुक्ति में कोई कानूनी त्रुटि हो सकती है, ये इस एक्सप्लेनेशन का कहना है। तो सिंपल चीज़ ये है, जहाँ पर ये आता है कि लीगल डिफेक्ट देयर में भी इन इज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन, उस स्थिति में जब वो लोक सेवक का पद धारण करते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो सकता है। सभी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा कि सब जो डिफेक्ट है तो फिर लोग जिसके अपॉइंटमेंट में लीगल डिफेक्ट है वो आदमी लोक सेवक कैसे हो सकता है। तो ऐसा होता है, ये उन बातों को कवर करता है, जैसे कि एक विधायक है, वो चुनाव हार गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सरकार मिनिस्टर बना देती है।
अब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उस विधायक को 6 महीने के भीतर चुनाव जीत के आना है। तो वो विधायक के पद पर या किसी मिनिस्टर के पद पर रहते हुए उसकी नियुक्ति मिनिस्टर के रूप में क्या कहलाएगी? डिफेक्टिव। लेकिन वो 6 महीने के भीतर अगर चुनाव जीत कर आता है तो उसकी स्थिति पुनः यह मानी जाएगी कि वो इस सिचुएशन में है जिसमें कि लोक सेवक के पद को धारण करने में उसमें कोई त्रुटि नहीं रहती। लीगल त्रुटि से मतलब यह है कि कोई भी ऐसी कमी उस समय उसकी नियुक्ति में है जो आगे पीछे पूरी की जा सके, ये इसका कहना है। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का LLB फाइनल की एग्ज़ाम देता है और साथ साथ वह सिविल जज की परीक्षा का फॉर्म भी भर देता है। इधर उसका LLB का रिजल्ट आना ड्यू है और उधर सिविल जज की एग्ज़ाम को पास हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर लीगल डिफेक्ट क्या आएगा कि सिविल जज वही बन सकता है जो LLB पास हो, लेकिन सरकार उसको इस बात की अनुमति देती है कि आप जब तक सिविल जज के रूप में कार्य कर सकते हैं जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता। अगर उसका रिजल्ट पास हो गया तो वो सिविल जज माना जाएगा और वो फेल हो गया तो उसकी पोस्ट सो मोटो टर्मिनेट हो जाएगी। तो इस तरह के लीगल डिफेक्ट को यहाँ पर कवर किया गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये कहता है द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव म्यूनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी ऑफ वाट एवर करेक्टर। मतलब यह है कि इलेक्शन शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इलेक्शन शब्द से मतलब ये होगा कि इलेक्शन से मतलब कोई भी विधायिका का मेंबर चुनना या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर चुनना या किसी पब्लिक अथॉरिटी के लिए चुनाव करना, ये इसको लीगल इलेक्शन माना जाएगा। इसमें कोई भी पद हो सकता है। वाट एवर कैरेक्टर का मतलब ये है, ये पद चाहे पब्लिक अथॉरिटी के लिए हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए हो या लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा या सांसद के चुनाव के लिए हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी अथॉरिटी, मतलब इनमें से कुछ पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है और पॉलिटिकल पर्सन भी हो सकता है। ये लिखा था मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय और अंडर एनी लॉ प्रेस्क्राइब एज एन इलेक्शन एज बाय इलेक्शन, मतलब ऐसी चुनाव की प्रक्रिया जिसको की द्वारा चुनाव किया जाना विधि द्वारा या विधि के अंतर्गत निहित किया गया है, किसी विधि के अंतर्गत निहित किया गया है। इस एक्सप्लेनेशन को मैं फिर बताता हूँ आपको। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन शब्द होता है किसका? विधायिका के सदस्य का। ये लोकसभा का भी हो सकता है, राज्य विधानसभा का भी हो सकता है। दूसरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या किसी पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकारी का भी चुनाव हो सकता है, जिसका स्वरूप कैसा भी हो, चाहे लोक अथॉरिटी का हो, लेजिस्लेटिव का हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो या किसी लोक प्राधिकारी का निरीक्षण करना हो। द मेथड ऑफ सिलेक्शन टू विच इज बाय, यानी जो चयन की प्रक्रिया है जिससे कि इनका चयन या इनका वर्ण किया जाएगा, वो प्रक्रिया कैसी होना चाहिए? विधि के द्वारा या विधि के अंतर्गत प्रस्तावित किसी चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आनी चाहिए, ऐसा इसका कहना है। ये आपका सेक्शन आज यहाँ खत्म होता है। मैं आपको सेक्शन 22 आज थोड़ा सा टच कर देता हूँ, क्योंकि सेक्शन 22 हालांकि ज़रा सा है और इसमें सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है। क्योंकि आप जब संपत्ति के विरुद्ध अपराध पढ़ोगे तो चल संपत्ति का ही आर्थिक के विरुद्ध ही आर्थिक अपराध या किया जा सकता है। चोरी, डकैती, लूट इत्यादि जो भी होती है वो चल संपत्ति की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर सामान्य स्पष्टीकरण की धारा 22 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है, मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। बहुत ध्यान देना है। मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, यानी प्रत्येक प्रकार की हर संपत्ति जो कि चल संपत्ति मानी जाएगी, चाहे उसका वर्णन कैसा भी हो, जिसको एक शरीर या एक आकार दिया जा सके। जैसे आपकी कार, आपकी ज्वेलरी, आपके पहनने के कपड़े इत्यादि जो हैं जिनका एक शरीर है, ये क्या कहलाएंगी? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जिनका कि एक शरीर है, जिसका एक आकार दिया जा सकता है। कार का आकार फिक्स है, स्कूटर, बाइक इत्यादि का आकार फिक्स है। इन सबको आपकी चल संपत्ति माना जाएगा। यानी इसमें बताया है एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, यानी हर प्रकार के वर्णन प्रॉपर्टी को इसमें शामिल किया गया है जिसको कि एक आकार या शरीर दिया जा सकता है। आप ये कहेंगे साहब हमारे मकान को भी प्रॉपर्टी माना जाए, इसकी भी चोरी हो सकती, तो वो नहीं हो सकती। उसके लिए अब आपको इसके आगे पढ़ना है। उसके आगे ये दिया है एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, यानी भूमि और भूमि से जुड़ी वस्तुएं और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ,
भूमि और भूमि से जुड़ी वस्तुएं और भूमि से जुड़ी वस्तुओं से स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुओं को चल संपत्ति नहीं माना गया है, बाकी सबको चल संपत्ति माना गया है। जैसे आपका मकान भूमि से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता, इसको कोई डकैती में नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अचल संपत्ति कहा जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए कानून में क्लियर किया गया है, एक्सेप्ट यानी के अलावा लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, यानी भूमि और से जुड़ी हुई वस्तुएं आर परमानेंटली फासन टू द एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, या तो सीधे ज़मीन से जुड़ी है या ऐसी वस्तु से जुड़ी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है स्थायी रूप से, ऐसी चीज़ को अचल संपत्ति माना गया है। आज के लिए इतना ही लेक्चर है। एक मिनट आपको ये बता दूं कि सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है और 22 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि ये प्रक्रिया आपकी 5 नवंबर तक चलेगी। जो व्यक्ति सिविल जज के लिए मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपनी जानकारी, अपना नाम और पूरा एड्रेस दे रहा हूँ। मेरा नाम योगेश द्विवेदी एडवोकेट, इंदौर, और संपर्क के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9229914131। नमस्कार, थैंक यू।